नमस्कार। आज का टॉपिक है प्रशासन पर नियंत्रण। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के पूर्व से प्रशासन की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं और मृत्यु पश्चात भी प्रशासन की क्रियाएं चलती रहती हैं और प्रशासन की छत्र छाया में ही हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि प्रशासन के द्वारा जो भी गतिविधियां क्रियान्वित की जाती हैं वो हमारे कल्याण के लिए की जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं भी हैं। जो नौकरशाही है ये देखने में आता है कि निरंकुश, कई बार निरंकुशतापूर्ण व्यवहार करती है। यद्यपि प्रशासन जनता की सेवा के लिए गठित की जाती है और प्रशासन जनता के हितार्थ, सेवार्थ अपनी सेवाएं प्रदान करती है, लेकिन कहते हैं कि भ्रष्टाचार भी कहीं कहीं देखने में मिलता है। नौकरशाही निरंकुश भी हो जाती है और प्रशासनिक, राजनैतिक और कई कारणों से कई समस्याएं भी आती हैं और जनता के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण करने के भी कई माध्यम हैं। प्रशासन के द्वारा जितने भी कार्य संपन्न किए जाते हैं उस पे विभिन्न माध्यमों से उन पर नियंत्रण भी स्थापित किया जाता है। अभी नियंत्रण के माध्यम जैसे हो सकते हैं प्रशासन पर, एक तो संसदीय नियंत्रण कह सकते हैं, कार्यपालिका नियंत्रण कह सकते हैं, न्यायिक नियंत्रण कह सकते हैं और अन्य जो कई समितियां हैं उनके द्वारा भी प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो आज के टॉपिक का जो हम ले रहे हैं नियंत्रण का, वो है प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण। प्रश्न भी आता है कि संसदीय नियंत्रण किसे कहते हैं और प्रशासन पे संसद के द्वारा किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो जितने भी लोकतंत्र हैं, तो आज हम संसदीय नियंत्रण के बारे में ही बात करेंगे कि प्रशासन को जो भी कार्य करने होते हैं उनके सभी के लिए उसको ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसकी जो सारी जिम्मेदारी है वहाँ पर राजनीतिक कार्यपालिका भी जवाबदेह होती है, वो भी उत्तरदायी होती है। संसद के द्वारा जो है राजनीतिक कार्यपालिका के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। अगर शक्ति पृथक्करण की बात करें तो हम ये सभी जानते हैं कि संसद कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होता है कि वहाँ पर अध्यक्षीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच अवरोध एवं संतुलन के संबंध स्थापित होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्थाओं में कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह होती है और वह संसद के अनुमोदन पर ही आर्थिक योजना, नीति, बजट और कानूनों का क्रियान्वयन भी करती है। तो इसलिए चूंकि हम एक लोकतंत्रात्मक देश में हम रहते हैं और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही हम ये देखेंगे कि संसद जो है कार्यपालिका पर किस प्रकार से नियंत्रित करती है। तो संसदीय नियंत्रण के अगर हम साधनों की बात करें तो सबसे पहले तो नियंत्रण का अवसर तभी प्राप्त हो जाता है जब सदन में, जैसे संसद का जो सत्र आमंत्रित किया जाता है, वर्ष में सामान्यतः 2 बार ये होते हैं और हर वर्ष संसद के जो प्रथम अधिवेशन होता है उसमें राष्ट्रपति का सबसे पहले भाषण होता है।
जिसमें कि कार्यपालिका की जो नीतियां होती हैं उनके बारे में राष्ट्रपति अपना उद्बोधन देता है, जिससे कि अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। और इसके बाद जो जिन प्रस्तावों के बारे में इसमें बहस होती है उसमें नीतियों की विस्तार से आलोचना भी की जाती है और प्रधानमंत्री बहस का उत्तर देते हैं और धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है। यदि ये प्रस्ताव पारित न भी हो तो इसे अविश्वास मान करके मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। दूसरे संसदीय नियंत्रण के माध्यमों की बात करें तो दूसरा माध्यम होता है प्रश्नकाल। जब संसद का सत्र चलता है तो रोज 1 घंटे निर्धारित किए जाते हैं जिसे कि प्रश्नकाल के नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें संसद का कोई भी सदस्य किसी भी विभाग के किसी भी प्रकार के कार्यकलाप पर प्रश्न पूछ सकता है और संबंधित मंत्री उसका उत्तर देता है। इसमें एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि चूंकि सदन में विपक्ष बैठता है तो सामान्यतः सरकार की जो नीतियों की आलोचना करते हैं या सरकार के कार्यक्रमों पर जो प्रश्न उठाते हैं वो कार्य विपक्षी दल के द्वारा ही किया जाता है। किसी की भी सरकार हो उसका जिसकी सरकार है उसका मंत्रिमंडल सामान्यतः प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि कोई भी अपने पांवों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता। तो इस तरह से जब विपक्षी दल के द्वारा किसी विभाग के कार्यक्रमों के संबंध में कोई प्रश्न उठाता है तो संबंधित विभाग का मंत्री उसका जवाब देता है। इस पर पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यदि कोई मंत्री उत्तर ना दे सके तो प्रधानमंत्री को उत्तर देना होता है। और इस तरह से इसमें प्रश्न की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तारांकित प्रश्न और दूसरे अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब लिखित मौखिक रूप से देना होता है। अतारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब लिखित रूप में देना होता है और सामान्य तथ्य और आंकड़ों से संबंधित होते हैं। तो ये भी एक अवसर होता है जबकि प्रशासन पर नियंत्रण का अवसर संसद को प्राप्त होता है। अगला नियंत्रण की बात हम कहें तो वो स्थगन प्रस्ताव से संबंधित होता है। संसद की कार्यवाही सदन के नेता की राय पर अध्यक्ष निर्धारित करता है। यदि कोई सदस्य ये अनुभव करता है कि कोई ऐसा मामला है जो गंभीर प्रकृति का है और उसमें सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है तो ऐसे विषय के लिए स्थगन या काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है और इस पे आवश्यक बहस की मांग भी की जा सकती है। अध्यक्ष द्वारा जब ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा मसला विवाद भी उत्पन्न कर सकता है तथा संसद को आलोचना का अवसर भी मिल जाता है जिसमें सरकार की नीतियों के संबंध में आलोचनाएं की जाती हैं। इसके अलावा हम अगर संसदीय नियंत्रण की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव से भी संबंधित है। यदि संसद में विपक्षी दल यह अनुभव करे कि सरकार की नीति या व्यवहार जो भी है वो सामान्य स्थिति में नहीं है और वो कुशलतापूर्वक शासन को संचालित नहीं कर पा रहे हैं तो कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। और यह तभी संभव है जब बहुत गंभीर मामला सामने आए या बहस के लिए पर्याप्त मुद्दे एकत्रित हो जाएं। प्रस्ताव को यदि अध्यक्ष मान लेता है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रस्ताव को यदि अध्यक्ष मान लेता है तो सदन में बहस होती है, प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं और अंत में मतदान होता है। और ऐसी स्थिति में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को जो है बर्खास्त भी किया जा सकता है। अगला अगर संसदीय नियंत्रण के अवसरों की बात करें तो इसमें अगला बिंदु आता है कि विधेयक के माध्यम से भी संसद नियंत्रण स्थापित करती है। तो जब भी कार्यपालिका विधेयक प्रस्तुत करती है तो उससे संबंधित जो विभाग है उसकी नीति और व्यवहार के विपक्षियों के द्वारा आलोचना भी की जाती है। यदि सरकार किसी दिशा में कार्य नहीं कर रही है और जिसे कि सदस्य उचित समझते हैं तो वे गैर सरकारी विधेयक के रूप में भी उसे पेश कर सकते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि सरकार जो भी विधेयक लाती है उसमें भी पर्याप्त जवाब
सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसलिए जो सत्ताधारी दल है वो हमेशा सजग रहता है, क्योंकि उनको ये जानकारी होती है कि किसी भी विषय पर किसी भी समय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और प्रशासन में संसदीय नियंत्रण की अगर हम बात करें तो अगला अवसर जो है बजट भी हो सकता है, बजट भी होता है। बजट एक तरह से हम कहें तो संसदीय नियंत्रण का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। और जो विभागीय सामान्य जो बजट होते हैं उनकी नीतियों पर बहस होता है, और विभागीय अनुदान मांगों के समय संबंधित विभाग के सभी कार्यों के विषय में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया जाता है। प्रत्येक बिंदु के लिए बहस किया जाता है कि इससे पहले कितनी धनराशि आवंटित की गई थी, और अभी अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है तो उसके पीछे तर्क क्या है संबंधित विभाग का। तो चूंकि जो धन है, जो वित्त है, वो प्रशासन की रक्तधारा कहा जाता है, और अगर संबंधित विभाग को आवश्यक धनराशि उपलब्ध ना हो तो ऐसी स्थिति में वो ठीक से कार्य नहीं कर सकता। इसलिए इसमें कई बार कटौती प्रस्ताव भी रखे जाते हैं, और प्रत्येक मांग पर अंत में मतदान होता है, और जब मतदान में पास होता है विधेयक या जो बजट प्रारूप है, तभी संबंधित विभागों को उसे खर्च करने का आश्वासन मिलता है। संसदीय नियंत्रण का एक अगला माध्यम हम बता सकते हैं लेखा परीक्षण का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सर्वोच्च लेखा परीक्षण अधिकारी होता है, जो कि सरकार के लेखाओं की जांच करता है और कमियों का पता लगाता है, और उन कमियों का जो प्रतिवेदन होता है उसे संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, और संसद इसी के आधार पर कार्यपालिका से अनेक मामलों में स्पष्टीकरण भी मांग सकती है। प्रत्येक बिंदु पर पर्याप्त तो क्या कहें कि बहुत ही विस्तृत रूप से उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें बजट के माध्यम से आलोचनाएं की जाती हैं। यह अधिकारी संसद का एक ऐसा सहायक माना जा सकता है जो सीधे प्रशासन के बीच जाकर वस्तु स्थिति का परीक्षण करता है, और ये जांचने का प्रयास करता है कि जो भी मांग है या जो भी खर्च किए जाने का प्रावधान है वो उचित है या नहीं, उचित था या नहीं, क्योंकि ये तो बाद में जब बजट लागू हो जाता तो उसके बाद ये लेखा परीक्षण किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात कहें तो कुछ संसदीय समितियां होती हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, लोक उद्यम समिति और प्रत्यायोजित विधान समिति। ये समितियां कुछ ऐसी हैं जिनके माध्यम से, जिसमें दोनों सदनों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाता है, और ये प्रशासन पर नियंत्रण करने का अपना पूरा दायित्व निर्वहन करती हैं। इस तरह से और एक महत्वपूर्ण हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक और संसदीय नियंत्रण का माध्यम हो सकता है, जिसमें कि प्रशासनिक व्यवहार पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं। जैसे भ्रष्टाचार वगैरह के कोई अगर मामला सामने आता है तो उस पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं, और संबंधित विभाग को उसका जवाब देना होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि संसदीय नियंत्रण प्रभावी हो जाता है, क्योंकि विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न तरीकों से प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया है। नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, और जो हमारे प्रशासनिक विद्वान हैं एपेलेबी और इनके जैसे जो अन्य विद्वानों ने ये भी कहा है कि भारत में संसदीय नियंत्रण को अत्यधिक विस्तृत, नकारात्मक एवं प्रशासन को निष्क्रिय बनाने वाले मानते हैं। इनका ये कहना है कि जब बहुत ज़्यादा नियंत्रण स्थापित किया जाएगा तो प्रशासन अच्छी तरह से कार्य करने के लिए वो आगे नहीं आएगा। कोई भी कार्य करने के लिए वो अपने स्वयं आगे नहीं आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि काम में सफलता मिली तब तो कोई बात नहीं, अगर गलतियां हुई तो वो उसका पूरा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आलोचनाएं भी की जाती हैं संसदीय नियंत्रण की, तो लेकिन इसका कोई वो नहीं है। और रेमजेम्योर ने तो ये भी कहा है संसदीय व्यवस्थाओं को कि कैबिनेट डिक्टेटरशिप का नाम दिया है, जिसका मतलब ये है कि प्रशासन पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण लगाया जाता है, जिससे कि प्रशासन उचित रूप में कार्य नहीं कर पाता है।
तो इस तरह से कई तत्व हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि नियंत्रण कई बार नकारात्मक भी हो जाता है। और संसद के नियंत्रण की तो आवश्यकता है ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अप्रभावी है। और इस नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे संसदीय नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए हम कुछ सुझावों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जैसे संसद में 2 दलीय व्यवस्था के विकास की ओर प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि सामान्यतः मिलीजुली सरकार ही बनती है। तो मिलीजुली सरकार की स्थिति में जो सत्ताधारी दल रहता है उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और एक स्वस्थ परंपरा का विकास नहीं हो पाता है। जो स्वस्थ आलोचनाएं करनी चाहिए, प्रशासन पर स्वस्थ जो नियंत्रण करना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसलिए ये कोशिश की जानी चाहिए कि द्विदलीय व्यवस्था अगर रहे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दूसरा हम ये सुझाव दे सकते हैं कि निर्वाचन व्यय का जो बड़ा हिस्सा है वो राज्य वहन करे, जिससे संसद भावी निर्वाचनों की संभावना से भयभीत ना रहे और खुल करके प्रशासन को संचालित करे, प्रभावी रूप से जनहित में, जन कल्याण में अपने कार्यों को संपन्न करते रहें। और एक सुझाव ये भी दिया जा सकता है कि ब्रिटेन की तरह ही छाया मंत्रिमंडल की प्रथा को अपनाया जाना चाहिए। इसके अनुसार जैसा बहुमत दल अपना वास्तविक मंत्रिमंडल बनाता है, विरोधी दल भी अपना एक छाया मंत्रिमंडल बना ले। अब छाया मंत्रिमंडल का वित्त मंत्री वास्तविक वित्त मंत्री पर तथा छाया का गृह मंत्री वास्तविक गृह मंत्री पर नियंत्रण करे। इससे ये होगा कि जब चुनाव के बाद सत्ता बदले तो पूर्व का जो वास्तविक मंत्रिमंडल था वो छाया मंत्रिमंडल बन जाए और अब बहुमत वाला दल पूर्व छाया मंत्रिमंडल वास्तविक बन जाए। तो इससे जो है ये वास्तविक रूप में जो उचित है आलोचना वही आलोचना करेंगे, क्योंकि इनको ये पता रहेगा कि यदि इनकी सरकार गिरती है, अगला निर्वाचन होता है तो उसमें हमें उन कार्यों को करना होगा। और जब बहुत सारे दल रहते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। एक अगला सुझाव ये भी दिया जा सकता है कि विरोधी दलों को कार्यालय चलाने, आंकड़े एकत्र करवाने, तकनीकी सलाह लेने के लिए सरकार सहायता प्रदान करे, जिससे कि पहले ही वो संतुष्ट हो जाएं कि हाँ ये वास्तविकता है क्या। जब वास्तविक स्थिति की जानकारी रहेगी तो आलोचना सदन में करके और अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और अगला ये भी सुझाव दिया जा सकता है कि प्रचार प्रसार के माध्यम से संसद बैठकों में नागरिकों की रुचि को जागृत किया जाए, जिससे नागरिक भी इसमें इन्वॉल्व हो और नागरिकों को ये पता रहे कि किस स्थिति में किस तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं और वास्तविकता क्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।